Hello, friends. So, today we'll study one new topic, and the topic is actually very interesting. Uh, the topic is we are presently comparing our Indian constitution with various countries' constitutions of the world. So, मोटे मोटे तौर पे हमने बहुत सारी कंट्रीज कवर कर ली हैं, बट आप जानते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं. अभी हमने जापान कवर कर ली, चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड. लेकिन 7 कंट्रीज हमने अभी तक कवर नहीं की है, और ये एक ऐसा लेक्चर है 7 कंट्रीज के बारे में. मतलब ये आपको, मुझे लगता है, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं. सार्क आप जानते हैं 8 कंट्रीज का ग्रुप है सार्क. तो यू ऑलरेडी नो दैट इट इज अ 8 कंट्रीज ग्रुप. कौन कौन से हैं भाई? अफगानिस्तान है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है. बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड इंडिया, ऑब्वियसली. सो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8. सो वी आर 8 कंट्रीज इन सार्क विच आर इंडिया एक्चुअली नेबरिंग कंट्रीज. तो थोड़ा सा देखते हैं, पूछ लिया जाता है कई बार सवाल, और पीसीएस में पूछ सकते हैं, एसएससी में पूछ सकते हैं, और एक जनरल नॉलेज के तौर पे आपको थोड़ा सा कंपैरिजन पता होना चाहिए 7 कंट्रीज. और बेसिकली ये आपके एस्से को बहुत एनरिच करेगा. अगर आपको नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पता है ना, तो एग्जामिनर पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको केवल इंडिया के बारे में पता नहीं है, बट आप अपने नेबर्स के बारे में भी जागरूक हैं. तो डेफिनेटली ये, मुझे लगता है, ये लेक्चर आज के लिए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो अगर मैं एक लेक्चर में कवर नहीं कर पाऊंगा तो आई विल मेक इट इन 2, मतलब 2 सीरीज में आई विल कवर इट, दिस लेक्चर इन 2 lectures. So without doing much delay, I'll start with the lecture. ठीक है, 7 कंट्रीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Constitution of these countries, comparison of Indian constitutional provisions with these countries provisions. तो हम पॉइंट बाय पॉइंट एक बार चलेंगे. थोड़ा सा पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले मैं कवर करूंगा, उसके बाद मैं कंट्री वाइज बताऊंगा आपको कि एक बार नेपाल पकड़ लेंगे, फिर श्रीलंका पकड़ लेंगे, भूटान पकड़ लेंगे. तो कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा तो ज़्यादा एक मेमोरी आपकी ज़्यादा रहेगी उस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले डेमोक्रेसी. आप जानते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया इन दी it is the largest democracy in the sense that largest democracy. So India is the largest democracy in the world. What do you mean by this statement? India is the largest democracy because, as you know, that India is the second most populous country in the world, and because India is a democracy, which is government of the people, by the people, and for the people. So that is why India is the largest democracy in the world. You already know this thing. But India has the democracy in India is indirect. India has indirect democracy. ठीक है ना. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे है कि यहाँ पे जो भी क्योंकि वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, एंड दो रिप्रेजेंटेटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू formulate laws or implement the policies. It is not the Indian people who are directly participating in the decision making process. तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंडियन पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. सो दैट इज व्हाई इंडिया हैज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब बाकी कंट्रीज का देखते हैं वो क्या है. इंडिया के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है. विल नॉट वेस्ट अवर टाइम इन हैविंग पिकिंग अप ए टॉपिक एंड एक्सप्लेनिंग इट इन डेप्थ. वी विल नॉट डू दिस. अब पॉइंट बाय पॉइंट फटाफट पॉइंट देख लेते हैं. अफगानिस्तान,
सो अफगानिस्तान, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये 3 कंट्रीज हैं जहां पे रिफरेंडम अलाउड है। क्या मतलब है रेफरेंडम से? आप रेफरेंडम से क्या मतलब समझते हैं? यानी कि कोई भी ऐसी पॉलिसी है, कोई भी ऐसा आप कोई भी कानून बनाना चाहते हैं और आप उस पर लोगों की राय लेना चाहते हैं। तो रेफरेंडम से क्या होता है? रेफरेंडम इज अ लीगल प्रोसेस। लीगल प्रोसेस मतलब कि इफ इन अ रेफरेंडम, आप जानते हैं भी रशिया ने भी रेफरेंडम कराया था, जो 4 एरियाज जो रशिया ने एनेक्स किए हैं इलीगल, मे बी यू कैन से इट लीगल और इलीगल, वट एवर यू वॉन्ट टू से, बट डोनेट्स्क, लुहांस्क, डोनेट्स्क और 2 और एरिया जो नेक्स्ट किया, तो वहाँ पे उन्होंने रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम मतलब डिसीजन बाय द पीपल, सो पीपल आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन टेकिंग डिसीजंस। तो जो रेफरेंडम का रिजल्ट होता है वो लीगली बाउंड हो जाता है टू इम्प्लीमेंट इट। सो अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे रेफरेंडम कराने का प्रावधान है। अब कराए ना कराए ये डिपेंड करता है वहाँ के प्रेसिडेंट पे, वहाँ की पार्लियामेंट पे। बट अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका को याद रखना होगा, अफगानिस्तान, मालदीव एंड श्रीलंका referendum right. So I'll make a I'll make a table in the sense so that it will be means visually it will be easy for you to understand and to remember that Afghanistan, Maldives and Sri Lanka. रिफरेंडम, वहां पे प्रावधान है रिफरेंडम का, रिफरेंडम। बट इंडिया में, बाकी पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, कौन सा बचा भाई? इंडिया, मालदीव्स, मालदीव्स हो गया। इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश, इनमें कोई प्रावधान नहीं है रेफरेंडम का, नो रेफरेंडम। तो यहाँ पे रेफरेंडम नहीं, कोई प्रावधान नहीं है कराने को। आप कोई कानून ऐसा ले आए तो आप कर सकते हैं रेफरेंडम, बट इन कंट्रीज में कोई रेफरेंडम का प्रावधान नहीं है। सो अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका में एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रोविजन है ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड में भी है, मैं आपको बताऊं, रेफरेंडम का प्रावधान। बट इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश में देयर इज नो रेफरेंडम प्रोविजन एट ऑल। सो देयर इज नो प्रोविजन दैट if a bill if a bill has to become a law, it has to be passed by the parliament only. There is no provision of referendum. That is why जो कश्मीर में रेफरेंडम की डिमांड करते हैं उसके लिए कोई रेफरेंडम आज तक नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कानूनों में कोई प्रावधान रेफरेंडम का नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द मेजर पॉइंट हियर। ठीक है, तो नो रेफरेंडम प्रावधान, और यहाँ पे रेफरेंडम का प्रावधान है। रेफरेंडम का प्रावधान होता है टू सिमुलेट द वॉइसेस ऑफ पीपल, ये है मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो दिस इज अबाउट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जीक्यूटिव। कौन एग्जीक्यूटिव है वहां पे? कौन मेन ऐसा एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस कंट्री को रन करने के लिए? अफगानिस्तान में आप जानते हैं प्रेसिडेंट है ना। पहले वो थे ना अब्दुल गनी, गनी समथिंग, अब्दुल गनी इज देयर, वाज देयर, और उससे पहले वो थे हामिद करजई। तो प्रेसिडेंट वाज द मेन अथॉरिटी इन मालदीव्स, इन श्रीलंका प्रेसिडेंट। तो आप जानते हैं श्रीलंका में तो अभी प्रेसिडेंट ने ही प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किया था, तो प्रेसिडेंट वाज द मेन अथॉरिटी in Maldives, Sri Lanka and Afghanistan. While in Nepal, Prime Minister, who is the real executive. India, it is the Prime Minister. Pakistan, it is the Prime Minister. Bangladesh PM Sheikh Hasina. Bangladesh PM Sheikh Hasina, real executive. And what remaining? Bhutan PM, और प्रीमियर बोलते हैं वहाँ पे, भूटान प्रीमियर। ठीक है ना, उसका नाम मुझे याद नहीं है भूटान के प्रीमियर का, बट वहाँ पे भी पीएम का ही है। तो प्रीमियर बोलते हैं, भूटान में बोलते हैं प्रीमियर।
So executive, so here the real executive is president, while in these countries real executive is the actual power is resides in the post of prime minister. Okay, so this is all about executive. Then the third point, le- legislature, ये legislative differences. क्या differences हैं? भूटान, मालदीव और श्रीलंका में यूनिकैमरलिज्म है, वाइल बाकी कंट्रीज में बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरल मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस, यहाँ पे बाइकैमरलिज्म है, बाइकैमरलिज्म इन कंट्रीज में। नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में बाइकैमरलिज्म है। सो वी हैव टू हाउसेस, वन इज द लोअर एंड अपर, names will be different, but in Bhutan, Maldives and Sri Lanka it is, so it is actually Bangladesh, Bangladesh, not Bhutan, Bangladesh. So Bangladesh and Bhutan has bicameralism. Sorry for the mistake. So this is the correct thing, that Bangladesh, Maldives and Sri Lanka has unicameralism, while Nepal, India, Pakistan, Bhutan and Afghanistan has bicameralism. India you already know, पाकिस्तान में ऑब्वियसली ब्रिटेन से उठाया तो इंडिया पाकिस्तान को तो आप जानते हैं सेम रहेगा। बाकी नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान का भी बाइकैमरलिज्म है। बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका इट इज यूनिकैमरलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इज वुमेन। वुमेन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। वुमेन, थोड़ा वुमेन के बारे में देखते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि वुमेन को पीआरआई में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 33% रिजर्वेशन है ना, वो तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एलएसजी में इट इज 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, बट if we take the case of parliament and state legislative assembly or council, there is no, so we have 33% of reservation for women in local self government, but there is no provision for of reservation for women in, you know, parliament or legislative assembly. You already know this thing. पास भी हुआ था लोकसभा में, शायद लोकसभा में पास हुआ था या राज्यसभा में कहीं पास हुआ था। आई थिंक राज्यसभा में पास हुआ था, बट उसके बाद वो हो गया था, द बिल गेट डिजॉल्व बिकॉज द लोकसभा इट गेट्स लैप्स्ड, बिल लैप्स हो गया कि वो डिजॉल्व हो गया, उसके बाद तो कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। अच्छा, अब हम बात करते हैं सार्क कंट्रीज के बारे में। सार्क कंट्रीज ऑब्वियसली बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी मीटिंग्स में। सार्क अभी थोड़ा सा रेलिवेंस कम है सार्क का, बट यू नो दे टॉक अबाउट द इक्वलिटी जेंडर फॉर, यू नो, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन इन देयर मीटिंग्स, बट एक्चुअल सिचुएशन क्या है, विल सी। सो एक्चुअल सिचुएशन इज, केवल नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन सेज दिस थिंग, that there is a 33% parliamentary reservation, 33% parliamentary reservation नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है फॉर वुमेन। नेपाल में ये प्रावधान किया गया है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। इंडिया में मैंने आपको बता दिया। देन
पाकिस्तान में 17 and 15%। पाकिस्तान में कितना परसेंट रिजर्वेशन है स्टूडेंट्स? 17% एंड 15%। 17% किसमें है? लोअर में, हाउस, एंड 15% अपर हाउस। So only 13 and 15% reservation for women in parliament in Pakistan। प्रावधान पाकिस्तान में भी है। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान हमसे तो बेटर ही इक्वलिटी। और मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट में 17% रिजर्वेशन है, तो बहुत वुमेन है। कंपेयर अगर आप इंडिया से करेंगे तो इंडिया में काफ़ी अंडर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का पार्लियामेंट में। ओके, एंड अफगानिस्तान में 27% एंड 50%। लोअर हाउस, अपर हाउस। तो दिस इज दी, पाकिस्तान में, नेपाल में है, अफगानिस्तान में है। अब हम देखते हैं बाकी कंट्रीज की क्या स्थिति है। अगर हम देखें भूटान की, अगर हम देखें क्या स्थिति है भूटान की, भूटान की नो रिजर्वेशन भूटान की no reservation for women in Bhutan. Why? Because they consider it against the spirit of the constitution। क्योंकि कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है किसी भी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। उनका कॉन्स्टिट्यूशन वो ऐसा बोलते हैं, हमारा भी नहीं करता है, बट वो बोलते हैं कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सो व्हाई देयर इज अ सेपरेट रिजर्वेशन ऑफ वुमेन? सो दैट इज व्हाई देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन भूटान, एंड द सेम थिंग इज इन Sri Lanka and Maldives also। Sri Lanka and Maldives। There is no reservation or no quota system। You can say no reservation for women also, but there is no quota system। जैसे हमारे यहाँ है ना, रिजर्वेशन है 27%, 15%, 7.5%, but there is no quota system in Sri Lanka, in Maldives, in Bhutan, no quota system। You can say no quota system। ठीक है। एंड ठीक है, और एक चीज मैं बताऊं कि इन स्पाइट ऑफ द प्रोविजंस इन नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, इन अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, इन स्पाइट ऑफ द रिजर्वेशन फॉर वुमेन, those provisions, in spite of those reservations, the scenario, if you take the actual scenario is far different from the estimated scenario or the scenario which is written on the paper। Okay, so the real scenario is far different। जैसे मैं आपको नेपाल का एग्जांपल देता हूँ, अफगानिस्तान में तो सिचुएशन आप जानते ही हैं क्या स्थिति है वुमेन की, क्या एक्चुअल सिचुएशन है। पाकिस्तान में कंपेयर टू अफगानिस्तान इट इज क्वाइट बेटर, एंड इन टर्म्स ऑफ इफ यू कैन से हाउ मेनी वुमेन आर देयर इन पावर, यू कैन से इवन देयर विदेश मंत्री इज हिना रब्बानी खान, हु इज ए वुमेन। वहाँ पे कंपेयर टू इंडिया से तो बेटर, वहाँ पे कम से कम पार्लियामेंट में तो वहाँ पे लेडीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। बट इफ यू टेक दी एग्जाम्पल ऑफ नेपाल, सो एक डिस्क्रिमिनेशन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। नेपाल में क्या है, एक वुमेन को राइट नहीं है, एक महिला को वहाँ पे वो अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपने बच्चे को
अपना नाम दे सके, यानी कि अधिकार दे सके, अपने देश का अधिकार, अपने देश की नागरिकता। किस सेंस में? जैसे नेपाली मैन प्लस फॉरन फॉरनर वुमेन, है ना, इज इक्वल टू जो चिल्ड्रन है दे आर नेपाली सिटीजन्स, कंसिडर्ड एज नेपाली सिटीजन्स, बट but if you consider Nepali, or you can say foreigner men plus Nepali women is equal to children, no nationality of Nepal. So this is the discrimination in Nepal, in spite of those 33% reservation for women in parliament, or talking big about equality, gender equality, and women empowerment. In spite of that, if you can see, this is the discrimination, that if a woman having Nepali citizenship marries a foreigner man, then its children will not get nationality of Nepal. So the woman, even in spite of that, she is Nepali, she cannot give her name to her children. So this is the discrimination in Nepal. तो ये रियलिटी चेक था, वन रियलिटी चेक, of women empowerment or gender equality. Next, so we'll citizenship. Next point, citizenship. इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। आप इंडिया के बारे में जानते हैं, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, है ना। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन विच यू विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इनके बारे में डिटेल्स हम तब पढ़ेंगे जब हम सिटीजनशिप चैप्टर की बात करेंगे, बट मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए, बाय बर्थ मतलब अगर आप पैदा देश में हुए हैं, रजिस्ट्रेशन अगर आपने अलग से रजिस्ट्रेशन किया है, डिसेंट अगर आपके कोई पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए बट आप नहीं हुए, बाय डिसेंट हुआ है। और नेचुरलाइजेशन, यू आर नॉट ए इंडियन सिटीजन, और यू डिडंट, मतलब आपका बर्थ नहीं हुआ, डोंट टेक बर्थ इन इंडिया, you want to apply for Indian citizenship. So naturalization matlab you are not applying for Indian citizenship, but naturally you will be considered as Indian citizenship if some of the conditions are, some prior conditions are met. So that is, these are the provisions on which you will get the Indian citizenship. बाकी कंट्रीज की क्या स्थिति है? अफगानिस्तान की सिचुएशन देख लेते हैं। अफगानिस्तान में क्या बोला गया है कि नो अफगान सिटीजन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप। अफगान सिटीजनशिप यानी कि कोई भी अगर अफगान सिटीजन है उसको हम डिप्राइव नहीं कर सकते उसकी सिटीजनशिप से, ठीक है। अफगान सिटीजन को नहीं सिटीजनशिप से डिप्राइव कर सकते, बट बाहर का कोई व्यक्ति यानी कि नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन
जो बाहर का व्यक्ति जो इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ वो कैसे मेंबर सिटीजन बन सकता है अफगानिस्तान का, इसका कोई प्रावधान उनके संविधान में, उनके कानूनों में नहीं है। कहीं ना कहीं बाहर के किसी सिटीजन को अफगानिस्तान का सिटीजन बनने से, क्योंकि प्रावधान नहीं है तो नहीं बनने दिया जाता वहाँ पे, केवल अफगान सिटीजन का डिप्राइव नहीं कर सकते और बाहर का कोई व्यक्ति वहाँ का सिटीजन नहीं बन सकता। बट देयर इज अ कैच पॉइंट हियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। द कैच इज only a Muslim can occupy the post of president in Afghanistan. अगर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आपको आना है, चाहे पाकिस्तान की पोस्ट पे अगर आप चाहते हैं कि आप बन जाए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और सॉरी अफगानिस्तान के, तो कोई मुस्लिम होना ही कंपलसरी है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इट इज स्ट्रिक्ट दैट ओनली मुस्लिम कैन बिकम प्रेसिडेंट इन अफगानिस्तान। बाकी कंट्रीज में क्या स्थिति है? भूटान, भूटान कह रहा है कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन कैन नॉट बिकम a member of legislature or judiciary, and I think it is administrative. And constitutional post. भूटान में अगर आपको भूटान का सिटीजन बनना हो तो भूटान के सिटीजन बनने के जो जो प्रोविजंस हैं, सो दे आर डिसेंट, डिसेंट हो या नेचुरलाइजेशन हो, ठीक है ना, इन प्रोविजंस के बेसिस पे आप सिटीजन बन सकते हैं इफ यू नॉट ए सिटीजन ऑफ भूटान। बट भूटान में एक कैच है कि इफ यू आर ए नेचुरलाइज सिटीजन, अगर आप नेचुरलाइज सिटीजन है यानी कि आप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से सिटीजन बने हैं, तो आप वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे अधिकार नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पे आप बैठ नहीं सकते। सॉरी, so you cannot occupy constitutional post in Bhutan if you are a naturalized citizen. That is very important point. अब मैं आपको बताऊं, भूटान हो गया, मालदीव्स में बहुत बुरी स्थिति है, मैं आपको बता दूं। मालदीव्स इज अ मुस्लिम कंट्री, यू नो, मालदीव्स इज अ मुस्लिम कंट्री। मालदीव्स में ओनली a Sunni Muslim can occupy the post of president. No non-Muslim can occupy the constitutional, legislative and judicial post in Maldives. No non-Muslim, only Sunni Muslim बैठ सकता है मालदीव्स में। पाकिस्तान में भी नॉन मुस्लिम कैन नॉट ऑक्यूपाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट।
जैसे अफगानिस्तान में, तो मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव, क्योंकि दे बोथ थ्री आर मुस्लिम कंट्रीज, तो नॉन मुस्लिम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, भूटान का मैंने बता दिया नेचुरलाइज। नेपाल का देखते हैं। We take the example of Nepal. नेपाल में भी नेचुरलाइजेशन और डिसेंट के बेसिस पे सिटीजन बन सकते हैं, एंड नेचुरलाइजेशन सिटीजन कैन नॉट ऑक्यूपाई legislative, judicial and constitutional post in Nepal also, like in Bhutan and Bhutan, same. So these are the important citizenship provisions of SAARC nations. ठीक है, तो मैं आपको ये एक इम्पोर्टेंट एक समराइज एक कर दूं, मैं इसको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं इसमें कि मोटे मोटे तौर पे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कई सारे प्रोविजंस हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, कुछ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के माध्यम से हमारे देश में दिए गए हैं, जिसमें ये अलग अलग डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, इन सबका जिक्र है। मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में आप मान लीजिए, भूटान में मान लीजिए, श्रीलंका में मान लीजिए, बाकी अदर कंट्रीज में, पाकिस्तान में, सॉरी, इंडिया में, पाकिस्तान में, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इसमें आप कह सकते हैं वो सारे प्रोविजंस हैं जो इंडिया में हैं। बाकी सब कंट्रीज में नेचुरलाइजेशन और डिसेंट ही प्रोविजन है, जिसके माध्यम से आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, so these are the citizenship provisions in SAARC nations. Next is DPSP. नेक्स्ट इज DPSP। हमारे आप जानते हैं DPSP, DPSP इंडिया में आप जानते हैं व्हाट इज द एम ऑफ DPSP, टू मेक इंडिया ए वेलफेयर स्टेट, है ना, इंडिया में। भूटान, भूटान में आप जानते हैं ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस है, GNH, केवल भूटान में है पूरे वर्ल्ड में। वहाँ पे GDP नहीं मेजर करते हैं, दे डोंट मेजर GDP, नो GDP, दे मेजर GNH, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। वहाँ पे DPSP में लिखा है कि प्रावधान ये किया गया है कि सरकार विल ट्राई टू अचीव द मैक्सिमम ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, GNH envisages GNS. Instead of Western GDP, they have taken GNH to instill the Buddhist values in the people of Bhutan. Next, नेपाल का क्या है, पब्लिक वेलफेयर, प्रोविजन ऑफ DPSP फॉर पब्लिक वेलफेयर। पाकिस्तान का इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, वहाँ पे तो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को वो बेस्ट मानते हैं, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को इंस्टिल करना इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देन वी हैव नेपाल,
Then Bangladesh socialism. ठीक है, बांग्लादेश सोशलिज्म. श्रीलंका जस्ट एंड फेयर सोसाइटी. इक्वालिटी एक तरह से कह सकते हैं, जस्ट एंड फेयर सोसाइटी. एम ऑफ डीपीएसपी इज इन डिफरेंट सार्क नेशंस. बांग्लादेश में सोशलिज्म है तो इंट्रोड्यूस सोशलिज्म. वो इक्वालिटी की बात करते हैं, टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल और टू रिमूव इनइक्वालिटीज बिटवीन पीपल या अमंग पीपल. पाक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ. नेपाल पब्लिक वेलफेयर. इंडिया वेलफेयर स्टेट. भूटान ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस. श्रीलंका जस्ट एंड फेयर सोसाइटी. ओके, मालदीव्स का भी कुछ है तो. देन जुडिशरी. टीपीएससी आ जाते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. बेसिकली सरकार को क्या, किस तरीके, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो सरकार को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरफ फोकस करना चाहिए. हाउ टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट टू इंश्योर गुड गवर्नेंस. व्हाट शुड बी दी what should be the objective of the state, of the government. Then judiciary, next important thing, judiciary. सेपरेशन है हमारे यहाँ तो इंडिया में, सेपरेशन ऑफ पावर्स. और हमारे यहाँ आप जानते हैं कोलेजियम सिस्टम है. नो इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया. But other SAARC nations have जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. तो वहाँ पे कमीशन है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. ओके, हमारे यहाँ क्या है इंडिया में, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. नेपाल में भी यही है, इंडिया नेपाल. Principles of natural justice. All the civil and criminal jurisprudence in India follows the principles of natural justice in India as well as in Nepal. But in Afghanistan और मालदीव्स है ना, अफगानिस्तान, मालदीव्स, तो मालदीव्स में शिया जुरिस्प्रूडेंस है, शरिया जुरिस्प्रूडेंस, और उसमें शिया. अफगानिस्तान में शिया जुरिस्प्रूडेंस. शिया एंड शरिया जुरिस्प्रूडेंस इन अफगानिस्तान मालदीव, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज है. अभी शिया शरिया जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है, इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शिया एंड शरिया जुरिस्प्रूडेंस के. शिया एंड शरिया jurisprudence. I for an eye. Eye for an eye.
एंड रेट्रीब्यूटिव अप्रोच, यानी कि आई फॉर एन आई मतलब इस तरीके से पनिशमेंट देना है ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे वो क्राइम करने का। यानी कि हमारे यहाँ जैसे रिफॉर्मेटिव अप्रोच होता है, रिफॉर्मेटिव रिफॉर्म करना है ताकि लोग सुधर जाए, सुधर सके, बट वहां पे आई फॉर एन आई, डिटरेंट, टू एक्ट एज डिटरेंट। ठीक है, अगर कत्ल किया है तो इसका भी कत्ल कर दो। एंड रेट्रीब्यूटिव, लेट द क्राइम फिट द पनिशमेंट, और लेट द पनिशमेंट फिट द क्राइम, यू कैन से लेट द पनिशमेंट फिट द क्राइम, मतलब पनिशमेंट इतना देना है एज पर द क्राइम, जितना बड़ा क्राइम उतना बड़ा पनिशमेंट। लेट द पनिशमेंट फिट द क्राइम, दिस इज कॉल्ड रेट्रीब्यूटिव अप्रोच। मोटे मोटे तौर पर आई फॉर एन आई, यानी कि आपको जैसे नॉर्थ कोरिया में आप देखते हो ना, वहाँ तो कुत्ते के दाने फिकवा देते हैं या गोली चलवा देते हैं या चीथड़े उड़वा देते हैं। मुस्लिम कंट्रीज में वो तो इतनी बुरी स्थिति तो नहीं है, बट रेट्रीब्यूटिव अप्रोच है। तो अगर आपने मान लीजिए वहाँ चोरी कर ली तो पता लगा आपको, खुले में आपको पकड़ लेंगे और खुले में आपको लटका देंगे। तो लेट दी पनिशमेंट फिट दी क्राइम, रेट्रीब्यूटिव, बहुत ही मैं कहूँगा ये जैसे हमारे यहाँ रिफॉर्मेटिव अप्रोच है, ये अप्रोच बहुत ही इट इज़ अ वेरी इनह्यूमन अप्रोच इन मुस्लिम कंट्रीज, यू कैन से इनह्यूमन अप्रोच। बेसिकली डिटरेंट क्रिएट करना है ताकि दोबारा ये क्राइम हो ही ना, डिटरेंट क्रिएट कर दो, ऐसा पनिशमेंट दे दो कि दूसरा करने से पहले सोचे 100 बार। ये वहाँ का जूरिस्प्रूडेंस है अफगानिस्तान मालदीव्स का। एंड द लास्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स। हम सेपरेटली कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन सेपरेटली, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ूंगा मैं। इसमें तो मोटे मोटे तौर पे हमने पॉइंट वाइज पढ़ लिया, बट कंट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे अलग से। फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं हमारे यहाँ पार्ट 3 है, बहुत ही इलेबोरेट, बहुत ही वास्ट, एंड fundamental rights we have borrowed from the US Constitution. So it is a very important, very important chapter in Indian Constitution. इसकी वजह से ही हम आज खुले तौर पे जी पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, इन्हीं पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की वजह से। और फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं ये और 7 कंट्रीज में भी किसी न किसी तरीके से दिए गए हैं, अदर 7 कंट्रीज में भी। तो बाकी कंट्रीज में भी, 7 कंट्रीज में भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो बस आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिख लीजिए, मालदीव्स में एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू मैरी। राइट टू मैरी यानी कि शादी करने का भी अधिकार वहाँ पे एक अलग से फंडामेंटल राइट के तौर पर दिया गया है, इन एडिशन टू दी फंडामेंटल राइट्स विच इज गिवन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। Fundamental rights in Maldives, there is a separate fundamental right which is right to marry, and it is a very important, actually it is very important right to marry। actually fundamental right ऐसा नहीं है कि it is a bound on you that you have to do this, but एक अधिकार वहाँ पे दिया गया है। और if you means if you want to marry somebody, so it is your right to marry that person, means you can approach the court to if you want to marry somebody, basically right to marry। okay, मोटे तौर पे अभी मैं जब नेक्स्ट लेक्चर में कंट्रीज की बात करूँगा तो मैं फंडामेंटल राइट्स कुछ बताऊँगा तभी उस लेक्चर में। अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स जितना हमारे देश में फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फ्रीडम
of equality, right to equality, right to freedom of religion, right to freedom, life and personal liberty. तो ये जितने भी right to constitutional remedies, right अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सो ये जितने भी राइट्स दिए गए हैं, इतना वास्ट राइट्स किसी कंट्री में नहीं दिया गया है राइट्स इतने। हाँ इतना जरूर है, इंडिया, ओनली इंडिया एंड नेपाल आर दी सेकुलर कंट्रीज। इन्होंने सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है, सेकुलरिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ। मतलब दी कंट्रीज आर सेकुलर एक्सेप्ट रादर ऑल अदर कंट्रीज इन सार्क कंट्रीज। उन्होंने कोई ना कोई रिलीजन, उनका नेशनल रिलीजन है, but India and Nepal have adopted secularism. So they will support all religions equally. There is no state religion as such. You can say that this is the state religion as far as India and Nepal is concerned. Other countries, they have their own state religion. जब हम कंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो हम उनके स्टेट रिलीजन भी देख लेंगे। आप जानते हैं मोस्टली को इस्लाम है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट the different constitutional provisions of as per the different important points. Now in the next lecture we'll study country wise. We'll take Nepal and we'll summarize the points of Nepal and similarly other countries. So kindly wait for my next lecture, and if you like my lecture, kindly like and subscribe to my channel. I'll make a lecture, means I'll on the countries very soon. Thank you very much.